हेलो नमस्कार। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि अपन एसएससीजीएल मेंस के जो पेपर लगे थे उनका सॉल्यूशन कर रहे थे। अपन ने 2 मार्च और 3 मार्च के पेपरों का अपन सॉल्यूशन कर चुके और आज अपन 6 मार्च के जो पेपर हैं इसके सारे के सारे 30 क्वेश्चनों का अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। और उन क्वेश्चनों को एग्जाम में किस तरह अटेंड किया जाता है, किस क्वेश्चन में कितना टाइम लगाया जाता है और किस ट्रिक से किया जाता है, ये सारे तरीके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास यहाँ पर जो 6 मार्च का पेपर है, ठीक है, इसका एक दिन के अंदर एक ही शिफ्ट होती है। तो अपन ने सबसे पहले 2 मार्च का किया, फिर 3 मार्च का, उसके बाद 6 मार्च को पेपर लगा था। तो इस 6 मार्च के पेपर के अपन सारे के सारे 30 क्वेश्चन हल करने वाले हैं, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, यहां बोल रहा है कि निम्न में से m किस मान के लिए समीकरण निकाई ये और ये, इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। 2 समीकरण दे रखा है और यहाँ पर बोल रहा है कि इनमें से कोई हल नहीं होगा, इनमें से कोई हल नहीं होगा। इसका मतलब ये दोनों समीकरण क्या है, पैरेलल हैं, मतलब समांतर हैं। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो अपने पास क्या होता है, a1/a2 इजिकल टू क्या होता है, b1/b2 नॉट इजिकल टू c1/c2, ये समीकरण बनती है। तो अपने यहाँ पर जो x और जो y के कोफिशिएंट है इनको तो बराबर कर लेंगे। जैसे यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 18 और इधर x का कोफिशिएंट कितना है 7 है, ठीक है, ये बराबर लिख लेंगे अपन। y का कोफिशिएंट कितना है 72 है और इधर y का कोफिशिएंट क्या है m है। तो यहाँ से अपन m की वैल्यू निकाल लेंगे। ये 18 कम 18, 18 चौक 32, तो m को 1 से और 7 को इससे मल्टीप्लाई किया तो m बराबर कितना हो जाएगा 7 चौक 28। तो m की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है 28 आ रही है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे भी रखा है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था। ऐसे क्वेश्चन एक्चुअली हर शिफ्ट के अंदर पूछे जा रहे हैं। ये ज्योमेट्री के क्वेश्चन हैं, जो कि कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री होती है उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस बार एसएससी कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री से भी पूछ रही है। यहाँ पर जो बहुलक और स्टैटिक्स वाले क्वेश्चन हैं वो भी पूछ रही है, क्योंकि इस बार के सिलेबस के अंदर बेकायदा मेंशन किया था, तो इसलिए एसएससी मेंस के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रही है, ठीक है। अब आगे भी कोई सा भी एग्जाम होगा, चाहे वो CHSL का एग्जाम हो, चाहे वो MTS का हो या CPO का हो, कोई सा भी एग्जाम हो उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन है। यहाँ अपन सबसे पहले इस वाले को हल करेंगे। ये किसका रूट है, स्क्वायर रूट है, ये 25 का है। तो 25 किसका 15 का ही है। 15 इसके अंदर जोड़ेंगे 154 के, ये 169 हो जाएगा, 13 का हो जाएगा। फिर ये 13 108 के अंदर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 121, तो 11 का स्क्वायर रूट बनेगा। 11 इसके अंदर जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर रूट बनेगा। 6 10 में जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 का अंडर रूट कितना होगा 4 होगा। तो ऊपर तो अपने पास क्या आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है। अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों के अंदर से अगर 16 कॉमन ले ले तो बाहर क्या आएगा अपने पास 4 बार आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचा 1 और ये 20 19 है तो 1 जुड़ जाएगा इसके अंदर, तो कितना आएगा 20.45 हो जाएगा। और 20.45 किसका अंडर रूट होता है, ये होता है 4.5 का, ठीक है, इंटू 4 और ऊपर क्या था 4, 4 से 4 कट जाएगा। यहाँ पर पॉइंट हटाया, ऊपर 10 लगा देते हैं। 5 से कट रहा है ये 2 बार और ये कितनी बार 9 बार। तो अपने पास फाइनल कितना आ रहा है, ये 2/9 आ रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको फटाफट से ये क्वेश्चन कर लेना था। आपको ऐसे क्वेश्चन में एक्चुअली थोड़ा जल्दी करना होता है, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को हल कर पाते हैं। और आपकी जितनी अच्छी कैलकुलेशन होगी आप उतना ही जल्दी ऐसे क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों की आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, तभी आप ऐसे क्वेश्चनों को चंद सेकंडों में हल कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 3। यहां बोल रहा है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी का 4 गुना कार्य कुशल है, बी अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ये अपने से पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ ए और बी की यहाँ एफिशिएंसी दे रखी है। ए बी से 4 गुना कुशल है, ठीक है। तो अगर बी 1 है तो ए कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा,
और यहाँ पर दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 48 दिन में काम कर रहे हैं। तो इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 5। तो यहाँ पर दोनों मिलकर 48 दिन में कर रहे हैं, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा, 5 गुना ये हो जाएगा। अपने से पूछ कह रहा है बी अकेले कार्यों को कितने दिन में पूरा करेगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पर 1 है, तो 1 का भाग इसमें लगा देंगे तो भी इतने दिन लगाएगा करने में। तो 5 को 48 से मल्टीप्लाई, 5 8 40 का 0 हासिल का 4, 20 से 4 24, मतलब बी को यहाँ पर 240 दिन लगेंगे इस कार्य को पूरा करने में। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे भी रखा है। तो इतना करने पर ही अपने आप आंसर आ जाता है। आपको क्वेश्चन को एक्चुअली सिंपल करना होता है, या जितना अपन रेशियो से या कैलकुलेशन इस तरीके से करते हैं ताकि क्वेश्चन एकदम आसान हो जाए, वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और आगे भी जो भी शिफ्ट होगी, चाहे आगे CHSL का पेपर होगा, उसके भी मैं आपको मॉक टेस्ट कराऊंगा और उन क्वेश्चनों को किस तरह एग्जाम में अटेंड करना होता है, ये सारे तरीके मैं आपको बताता रहता हूँ। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे राइट कॉर्नर पर रेड बटन है, उसको दबा देने से कोई पैसा तो लगता नहीं है, बस हमें एक मोटिवेशन मिल जाता है। तो अभी जाके आप रेड बटन दबा दीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ बोल रहा है कि 24√3 फीट ऊंचे एक सीधे खड़े खंबे के शिखर से एक सीधी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पर 60 डिग्री है। यदि खंबे का आधार मीनार के आधार से 60 फीट की दूरी पर था तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ बोल रहा है कि एक तो ये खंबा है और एक ये क्या है, मीनार है। जो खंबा है इसके शीर्ष से मीनार के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है यहाँ पर अपने पास कितना दे रखा है, ये 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, और मीनार और खंबे के बीच की दूरी यहाँ पर कितनी दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है मीनार और खंबे के आधार के बीच की दूरी 60 डिग्री है, तो ये अपने पास 60 डिग्री है। और मीनार के खंबा कितना ऊंचा है, ये 24√3 ऊंचा है। ठीक है, तो इधर भी ये कितना हो जाएगा, 24√3 हो जाएगा। तो अपन जानते हैं यहाँ पर अपन लगाएंगे रेशियो। अगर ये 60 डिग्री का है तो ये कितना हो जाता है, लंब हो जाता है √3 और आधार कितना हो जाता है 1। तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, ये भी 60 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इनके बीच की दूरी कितनी है, यहाँ पर 60 है। तो 1 की वैल्यू यहाँ से अपने पास 60 हो जाएगी। तो √3 की वैल्यू कितनी होगी, √3 की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 60√3। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है ये कितनी आ गई, 60√3। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी अपने पास कितना दे रखा है, 24√3। तो मीनार की टोटल ऊंचाई कितनी आ जाएगी, इन दोनों को जोड़ देंगे अपन। तो 60√3 प्लस 24√3, इन दोनों को जोड़ा तो ये कितना आ रहा है, 84√3 आ रहा है। तो इस मीनार की टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 84√3, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ये रेशो वाला मेथड लगाना होता है। जब भी आपके पास किसी ट्राइंगल के अंदर 60 डिग्री का कोण दिया हुआ होता है तो उसका जो सामने वाला लंब होता है ये √3 होता है, आधार 1 होता है और जो कर्ण होता है ये 2 होता है। ये इन तीनों भुजाओं का क्या होता है, रेशियो होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और अगर यदि आपके पास यहाँ पर 30 डिग्री का कोण हो तो जो लंब होता है ये 1 हो जाता है, आधार क्या हो जाता है, √3 हो जाता है और कर्ण 2 ही होता है। तो अगर यहाँ पर 30 डिग्री का कोण होता है ये रेशियो बनता है, 60 डिग्री का कोण होता है तो ये वाला रेशियो बनता है। ठीक है, ये रेशियो आप ध्यान रखें ताकि इस हाइट एंड डिस्टेंस के जो भी क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे इन रेशियो से काफी आसानी से हल हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ बोल रहा है कि श्रीमती दीपा देवी अपने वेतन का 30% बचाती हैं। यदि उन्हें वेतन के रूप में प्रति माह 4200 रुपये मिलते हैं तो उनका मासिक व्यय क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 30 बचाती हैं तो खर्च कितना करेगी, 70% करेगी। तो इसका अपने को 70% निकालना है ओनली। 42,000 का कितना 70% मतलब 7/10 निकाल लेंगे। 1 0 से 1 0, 7 दूनी 14 का 4 हासिल का 1, 7 चौका 28, 1 कितना हो जाएगा 29। तो यहाँ पर कितना आ रहा है 2940 आ रहा है। कितना, इसका 70% कितना आ रहा है 2900, ये 00 है ना, तो 29,400 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ बोल रहा है 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर बने वर्ग का परिमाप कितना होगा। ठीक है,
तो ये क्या है, सर्किल है, इसके अंदर एक वर्ग बना हुआ है, ठीक है, ये क्या है, एक वर्ग है, और इसकी चारों भुजाएं क्या है, बराबर हैं, और अपने पास इसकी त्रिज्या दे रखा है कितनी, 5 सेमी, 5 सेमी त्रिज्या है, तो इसका जो विकर्ण है ये क्या हो जाएगा, व्यास के बराबर हो जाएगा। तो व्यास कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, और यहाँ पर जो ये जो स्क्वायर है इसका जो विकर्ण होता है क्या होता है, a√3 होता है, ठीक है, a√2 होता है। तो अपन यहां से a की वैल्यू निकाल लेंगे, तो a की वैल्यू कितनी आएगा, √2 को अपन इधर भेज देंगे तो अपने पास आएगा इधर 5√2 हो जाएगा a की वैल्यू, ठीक है। तो अपने से क्या पूछ रहा है, वर्ग का परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, 4a होता है, तो इसको अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 20√2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, परिमाप, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे भी रखा है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ बोल रहा है कि रेशमा साइकिल से 45 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, कार से 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और पैदल चलकर 6 किलोमीटर की दूरी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, ठीक है। तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल याद करें। तो औसत चाल के लिए अपन क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस, अपन टोटल डिस्टेंस निकालते हैं और टोटल टाइम का भाग लगा देते हैं, तो अपने पास एवरेज स्पीड आ जाती है। तो यहाँ पर अपने पास टोटल डिस्टेंस कितनी है, 45 किलोमीटर तो एक चल रही है, 80 किलोमीटर एक चल रही है, 6 किलोमीटर एक चल रही है, तो तीनों को जोड़ देंगे, 45 और 6 51, 51 और 80 कितना होता है, ये हो जाएगा अपने पास 131 हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस हो गए अपने पास 131 किलोमीटर। और यहाँ पर टोटल टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना टाइम लग रहेगा, 15 की स्पीड से 45 जा रहा है, 3 घंटे यहाँ पर लग रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर 40 की स्पीड से 80 किलोमीटर जा रहा है, 2 घंटे यहाँ पर लग रहे हैं, ठीक है। और 6 किलोमीटर 2 की स्पीड से जा रहा है, 3 घंटे यहाँ पर लग रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल टाइम कितना लग रहा है, 8 घंटे लग रहे हैं। तो 131 के अंदर 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 8 एकम 8, बचा कितना यहाँ पर 5, 8 छिंग 48, बचा कितना 3, 8 तिया 24, बचा कितना यहाँ पर 6, और 8 7 56, बचा कितना 4, और 8 चौक 32, 8 पंजो 40, ठीक है। तो 16 पॉइंट, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 16.38 लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो अपने पास इसकी एवरेज स्पीड क्या आ गई, 16.38 आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो इस प्रकार अपन टोटल डिस्टेंस के अंदर टोटल टाइम का भाग लगा देते हैं, तो अपने पास एवरेज स्पीड निकल के आ जाती है, ठीक है। तो सीधा अपन इस प्रकार करके तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ बोल रहा है कि एक ट्राइंगल जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें बी क्या है, एक समकोण पर है। तो ए ये हो गया ए बी, और ये हो गया सी। ए बी अपने पास 12 सेंटीमीटर दे रखा है, और सी ए बी ये कोण अपने पास कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। बीसी की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर भी अपन रेशियो लगा देंगे। ये 60 है तो ये कितना हो जाता है, ये √3 हो जाता है, और ये 1 हो जाता है, ठीक है। ये वाला रेशियो अपन हर क्वेश्चन के अंदर लगा लेते हैं। तो अगर एक की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 12 है, तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 की वैल्यू यहाँ पर 12√3 हो जाएगी, ठीक है। तो सीधा अपने पास बीसी की वैल्यू कितनी आ गई, 12√3, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो सीधा इस प्रकार करके तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ बोल रहा है कि सलोनी द्वारा 4 पेपरों में प्राप्त औसत अंक यहाँ पर 51 है। कितने, 4 पेपरों के औसत अंक 51 है, और 5वें पेपर में उसने 56 अंक प्राप्त किए। सभी 5 पेपरों में उसका नया औसत कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, 4 पेपरों के अंदर 51 है, 5वें पेपर के अंदर 56 हो गया। तो 51 से कितना ज्यादा है, ये 51 से 5 ज्यादा है, तो 5 ज्यादा है। 5 के अंदर अगर 5 का भाग देंगे, क्योंकि 5 पेपर हो गए, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो मतलब 1 बढ़ रहा है। तो 51 के अंदर यहाँ पर कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ा देंगे, तो अपने पास इन 5 पेपरों का एवरेज कितना आ जाएगा, 52 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है 52। तो इस प्रकार आपको सीधा डायरेक्ट करके तुरंत आगे बढ़ जाना था, ठीक है। बस आपको यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या कर रहा है, 4 पेपरों का तो एवरेज इतना है, 5वें में इतने ला रहा है, कितने ज्यादा ला रहा है, 5 ज्यादा ला रहा है। तो 5 के अंदर अपन क्या करेंगे, इस 5 का भाग दे देंगे, क्योंकि टोटल 5 पेपर हो गए। तो अपने पास जो एवरेज बढ़ा वो कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, तो इसको अपन इस एवरेज के अंदर जोड़ देते हैं। तो इन 5 का जो टोटल एवरेज हो जाएगा ये हो जाएगा 52,
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ बोल रहा है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 126 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्या होता है ये हो जाता है अपने पाई 2 पाई r, और एज कितना है यहाँ पर 14 है, इसकी वैल्यू अपने पास कितना दे रहा है 126 पाई दे रखा है। पाई से पाई कट जाएगा, 26 से कितना हो जाएगा ये 63 हो जाएगा, और 7 से कट रहा है 2 बार, 7 से कितनी बार 9 बार, तो r की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 9/2 हो गई। अब आयतन निकालेंगे, आयतन क्या होता है यहाँ पर पाई r स्क्वायर, तो r कितना हो जाएगा 9 का 81/4 इंटू एच कितना यहाँ पर 14 है। ठीक है, तो 2 और यहाँ पर कितना 7 को इससे मल्टीप्लाई किया 7 और 7 8 56, इसके अंदर 2 का भाग दिया, तो अपने पास कितना आएगा यहाँ पर ये 2 और यहाँ पर 9 और यहाँ पर 3 9 नहीं 8 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा यहाँ पर 1, तो एक्चुअली यहाँ पर कितना आएगा 7 दूनी 7 8 56 है ना, तो यहाँ पर कितना आएगा 6 आएगा ना कि 8, तो यहाँ पर कितना आएगा 8 और यहाँ पर 3 और 1/2 ये पाई। तो अपने पास फाइनल आंसर कितना आएगा इसका आयतन 283 सही 1/2 पाई आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो इस प्रकार आपको फॉर्मूला लगा लेना था और तुरंत आपके आंसर आ जाते हैं। कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, एसएससी के अंदर एक्चुअली मल्टीपल टाइम रिपीटेटिव क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको सीजीएल के प्री के अंदर काफ़ी देखने को मिले थे, और ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। किसी का पृष्ठीय क्षेत्रफल देकर आयतन पूछ लेता है, आयतन देकर ऊंचाई पूछ लेता है या त्रिज्या पूछ लेता है, इस प्रकार के उल्टे सीधे कुछ भी मान देकर अपने को पूछता है एसएससी। ठीक है, जिसको अपन काफी आसानी से हल करके तुरंत आगे बढ़ जाते हैं अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से आता है तो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ बोल रहा है कि एक नमूना आंकड़ों का माध्य यहाँ पर 60 दे रखा है, माध्यिका 48 दे रखा है, बहुलक पूछ रहा है। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि बहुलक माध्य और माध्यिका के बीच एक संबंध होता है। वो क्या होता है, वो होता है अपने पास बहुलक बराबर हो जाता है, ये बराबर होता है 3 तो क्या माध्यिका, ठीक है, और -2 माध्य। अगर यहाँ माध्यिका के अंदर 3 अक्षर होते हैं तो इसलिए अपन इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, माध्य में 2 अक्षर होते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये याद करने का तरीका है, इस प्रकार आप याद रख सकते हैं इस फॉर्मूले को या इस संबंध को। तो अपने पास यहाँ पर बहुलक पूछ रहा है, तो माध्यिका की वैल्यू कितनी है 48 है, 48 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 8 24 का 4 हासिल का 2, 12 2 14 144, और 60 दे रखा है, 60 दूना 120, तो ये होगा 120। तो अपने पास बहुलक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, तो आपको ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि इस पर बेस्ड आपको हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछने वाला है वैसे से। ठीक है, क्योंकि इस बार से स्टैटिक्स आपके सिलेबस के अंदर ऐड हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो ये चीज आप ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें भी बहुलक पूछ रहा है। तो बहुलक क्या होता है, एक्चुअली जो संख्याएं ज्यादा बार रिपीट होती हैं वही अपना क्या हो जाता है, बहुलक हो जाता है। तो इसके अंदर ऐसी कौन सी संख्याएं जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही हैं, तो अपन यहाँ पर देखते हैं। तो ये जो 27 है ये एक्चुअली 3 बार रिपीट हो रहा है, सबसे ज्यादा ये रिपीट हो रहा है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, सीधा डायरेक्ट 27 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, और ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इस 3 बार से ज्यादा रिपीट हो रही है। ठीक है, तो ये अपना सीधा डायरेक्ट बहुलक हो जाएगा, तुरंत टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे इस क्वेश्चन में अपन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ बोल रहा है कि एक संभावित त्रिभुज PQR का केंद्रक L है, यदि PQ 6 सेंटीमीटर, PL क्या होगा। ठीक है, तो बेसिकली एक ट्रायंगल है PQR और इसका केंद्रक L ये है, और यहाँ पर क्या बोल रहा है PL की वैल्यू पूछ रही है। तो PL क्या हो जाता है, कैपिटल R क्या होता है, बाह्य त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाता है A/√3 होता है ये। ठीक है, तो A की वैल्यू अपने पास कितना दे रखा, 6 दे रखा है, तो 6/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे परिमेयकरण कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3
तो यहाँ पर बचेगा अपने पास 2√3 बचेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2√3, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको करके तुरंत आगे बढ़ जाना था। आपको इसमें कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा आपको पता होना चाहिए पीएल क्या है। पीएल एक्चुअली बाह्य त्रिज्या होती है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाता है a/√3। अगर आपको यहाँ पर इन रेडियस पूछे तो वो क्या हो जाती है a/2√3 होता है, ये इन रेडियस का फॉर्मूला होता है, ये भी आप ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ बोल रहे कि एक बेईमान व्यापारी अपने माल पर 50% अधिक मूल्य अंकित करता है, फिर उसमें अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। इसके अतिरिक्त वह एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है और 900 ग्राम के लिए 1 kg दिखाता है। उसका शुद्ध लाभ ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कराइए, 50% अधिक बता रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। फिर ये क्या कर रहा है, इसके अंदर 20% की यहाँ पर छूट दे रहा है, तो इसके अंदर 20% की छूट देगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 120। 20% कितना हो 30 होता है, तो 150 में 30 गया तो 120 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर रहा है, 100 से 120 तो क्या हो रहा है, इसको यहाँ पर लाभ हो रहा है, पहले से ही 20% का लाभ हो रहा है। जब ये 50% अधिक अंकित करके 20% का डिस्काउंट देकर भी इसको क्या कर रहा है, 20% का भी लाभ हो रहा है। लेकिन ये और क्या करता है, ये दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है और ये 900 ग्राम तोलता है, जबकि दिखाता क्या है कि 1000 ग्राम तोल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को इसका यहाँ पर शुद्ध लाभ पूछ रही है, तो अपन यहाँ पर इनका रेशियो निकाल लेंगे। तो ये तो कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 2 0 से ये 2 0, 5 नाम 45। ठीक है, और 6 दाई 60 हो जाएगा। ये 15 से 3 बार, ये 15 से 4 बार, तो कितना बढ़ रहा है, ये 1 बढ़ रहा है कितने पर, 3 पर। तो इसका अपन 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट निकालेंगे तो लगभग कितना आएगा 33 सही 1/3% आएगा। तो इसका शुद्ध लाभ लगभग 33% के आ रहा है, तो ये अपने पास ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना होता है। आई समझ। ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, सीजीएल के अंदर भी हर शिफ्ट के अंदर भर भर के ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 15। यहां बोल रहा है कि ABC इनका रेशियो दे रखा है, इस अनुपात में ये क्या कर रहा है, निवेश कर रहा है, और व्यापार की अवधि के अंत में उन्हें 2:3:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। तो उनके निवेशित समय का अनुपात पूछ रही है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखना है आपको कि जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, और जो अवधि होती है मतलब जो टाइम होता है इसके क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, तो यहां पर अपने पास पूछ क्या रहा है, टाइम का अनुपात पूछ रहा है, तो अपन प्रॉफिट के अनुपात के अंदर इन्वेस्टमेंट का अनुपात का भाग लगा देंगे, तो अपने पास टाइम का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या है, यहाँ पर प्रॉफिट का ये अनुपात है, तो 2:3:5, इसके अंदर जो इसका निवेश है इसका भाग लगा देंगे, तो यहाँ पर 3 का भाग लगाएंगे, यहाँ पर 4 का, और यहाँ पर 8 का भाग लगाएंगे। ठीक है, अब अपन इसको क्या करेंगे, इसके लघुत्तम से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका लघुत्तम कितना आ रहा है, 24 आ रहा है, तो इस पूरे समीकरण को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पूरे रेशियो को। तो इसको मल्टीप्लाई किया, 8 दूनी 16 आ रहा है, 24 4 का भाग इसमें दिया 6 आ रहा है, 6 18 आ रहा है। ठीक है, 8 का भाग दिया 3 3 5 15 आ रहा है। तो इसका जो फाइनल रेशियो है टाइम का, ये कितना आ गया अपने पास, 16:18:15 आ गया। तो ये जो अपने पास टाइम का रेशियो है ये ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, तो ये हो जाएगा अपना राइट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ऐसे क्वेश्चन को करना होता है। ये काफी अच्छा तरीका होता है ऐसे क्वेश्चन को करने का। ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए मैं आपको ये सारे क्वेश्चन करवाता हूं, ताकि इन फ्यूचर कोई भी एग्जाम होगा तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, और एग्जाम में आपको इसी तरह करना होता है ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 16, और यहां बोल रहे कि 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का जो अनुपात था ये कितना था, 7:5 था। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात है ये कितना है, 11:9 है। तो यहां बोल रहा है कि वर्तमान में ए की आयु कितनी, ये अपने से पूछ रहा है।
ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, 6 वर्ष पहले बोल रहा है ए और बी का जो अनुपात है 6 वर्ष पहले, तो अपन क्या करते हैं इसको डाउन एरो से डिनोट करते हैं। पहले का पूछ रहा है तो 6 के अपन क्या कर देंगे आगे डाउन एरो लगा देंगे, इसका मतलब 6 वर्ष पहले का रेशियो है। तो कितना ये 7:5 है, ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है, अब से 4 वर्ष बाद इनका रेशियो क्या है, ये है। तो 4 वर्ष को अपन क्या करेंगे, बाद का पूछ रहा है तो इसको अपन अप एरो से डिनोट करेंगे। इसका रेशियो कितना है 11:9 है, ठीक है। तो अपने पास इनका जो डिफरेंस है कितना आ रहा है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, ठीक है। तो जो 4 है इनकी वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, टाइम में कितना गैप आ रहा है यहाँ पर 6 वर्ष पहले 4 वर्ष बाद, मतलब टाइम के अंदर गैप आ रहा है यहाँ पर 10 वर्ष का। तो 4 की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे 2 की वैल्यू 5 हो जाएगी। 2 की वैल्यू 5 है तो 1 का मान पूछ रहा है अपने से, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 7 की वैल्यू अपनी पास हो जाएगी। 2 की वैल्यू 5 है तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 35/2। ये तो कौन सी है, ये अपने पास 6 वर्ष पहले की आयु है, जबकि अपने पास पूछ क्या रहा है वर्तमान आयु पूछ रहा है ए की। तो 6 वर्ष बाद होगी वर्तमान आयु, तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे 6 वर्ष जोड़ देंगे। तो 6 जोड़ा तो ये कितना हो जाएगा, लघुत्तम लिया 12 12 35 47 होता है। तो 47/2 ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 23 सही 1/2 हो जाएगा वर्ष। तो अपने पास जो इसकी ए की वर्तमान आयु है ये कितनी हो जाएगी 23.5 वर्ष हो जाएगी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो ये पैटर्न है इस क्वेश्चन को करने का ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं अपन हल, तो अपन काफी आसानी से और काफी इजी तरीके से हल करके तुरंत आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 17, और यहाँ बोल रहा है कि एक्स और वाई का एचसीएफ यहाँ पर 15 है, और 36x² माइनस 81y² और 81x² माइनस 9y² का एचसीएफ ऐसी कौन सी संख्या से विभाज्य होगा, ठीक है। तो अपने पास एक्स और वाई का जो एचसीएफ है ये कितना है 15, ठीक है। और यहाँ पर अपन जब इन समीकरण को देखते हैं तो इसमें से और इसमें से ऐसी कौन सी संख्या जो कॉमन आ रही है, तो वो है 9 इसमें से भी कॉमन आ रहा है और इन दोनों के अंदर से भी 9 कॉमन आ रहा है। तो 9 और जो एचसीएफ कितना है यहाँ पर 15 है, ठीक है। तो ये दोनों संख्या तो ऐसी होगी जिसके अंदर इन दोनों का जो एचसीएफ होगा उसका भाग जाएगा, ठीक है। तो अपन इसको क्या करेंगे, गुणा किया तो 15 नाम 135 आ रहा है, तो 135 ही वो संख्या होगी जिसके अंदर इसका इनका एचसीएफ का भाग जाएगा, ठीक है। इनके एचसीएफ से विभाज्य होगी, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा 135 ही हो जाएगा। ऐसा कोई सा भी ऑप्शन नहीं है जो कि 9 और 15 से डिविजिबल है। ये 9 से डिविजिबल है तो 15 से डिविजिबल नहीं है, ये 15 से डिविजिबल है 15 6 90, और यहाँ पर क्या है एचसीएफ पूछ रहा है, तो एचसीएफ क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो इससे तो बड़ा क्या है ये है, तो इसलिए अपना क्या होगा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 18। ऐसे क्वेश्चन भी आपको हर शिफ्ट के अंदर देखे गए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है विकर्ण वाले। और यहाँ बोल रहा है कि एक समबहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करें जिसके अंतःकोणों का योग 2700 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले अपन क्या करते हैं भुजा निकालते हैं, भुजा निकालने के बाद ही अपन विकर्ण निकालते हैं। तो सबसे पहले अपने को भुजा निकालना है, तो भुजा के लिए अपन क्या करते हैं एक फॉर्मूला होता है n-2 × 180, ये बराबर हो जाता है किसके 2700 डिग्री के, ठीक है। तो इससे अपने पास भुजा की वैल्यू आ जाएगी, तो 0 से 0 9 दूनी 18 9 30 27, ये 30 हो गया, ये 2 एकम 2 ये 15। अब 2 को इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर कितना होगा यहाँ पर 17। तो भुजाओं की संख्या तो कितनी आ गई 17 आ गई। तो अब अपन क्या करें विकर्णों की संख्या निकालेंगे, तो विकर्णों की संख्या क्या होती है n-3/2, ये विकर्णों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है। n क्या है भुजाओं की संख्या, तो ये हो जाएगा 17 n2 ये हो जाएगा 14/2, 2 से काटा 7, 17 7 कितना होता है 119 होता है। तो यहाँ पर विकर्ण कितने हो जाएंगे 119 हो जाएंगे विकर्णों की संख्या, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था। आपको सबसे पहले भुजा निकालनी होती है, अगर भुजा आपके पास आ गई तो फिर आप विकर्ण आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको ये दोनों फॉर्मूले का पता होना चाहिए, ये भुजा निकालने का और ये विकर्ण निकालने का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ बोल रहा है कि 5 वर्षों में एक्स की राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है, तो ब्याज की वार्षिक दर पूछ रही है। तो ब्याज 2 है कितने पर, 5 पर, वो भी कितने वर्षों में, 5 वर्षों में। दर पूछ रही है तो दर अपन निकाल लेंगे। ये 25 से 4 बार 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, तो यहाँ पर दर कितनी आ गई, 8% आ गई सीधी सीधी, जो कि अपन फॉर्मूले से अपन आसानी से निकाल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 20। ऐसे क्वेश्चन भी आपको हर शिफ्ट के अंदर देखे गए हैं और ऐसे क्वेश्चन को अपन ऑप्शन से हल करते हैं। यहाँ पर अपने पास ऑप्शन दे रखा है, तो लास्ट का जो 3 डिजिट है इसके अंदर सबसे पहले भाग देखेंगे 16 का। 16 का जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। 16 कम 16 और 5 56 में 16 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब ये अपना आंसर नहीं होगा। 5 होगा ही नहीं आंसर। क्यों, क्योंकि 5 का भाग उन्हीं संख्या में जाता है जिनका लास्ट का अंक या तो 0 होता है या 5 होता है। ठीक है, और 11 का डिविजिबल चेक करेंगे यहाँ पर, तो 11 का भाग भी नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि इनकी विषम संख्याओं और सम संख्याओं का योग का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 11 का कोई फैक्टर या मल्टीपल होना चाहिए। तो 6 2 8 8 और 6 कितना 14, और यहाँ पर कितना 6 और 1 7, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर ये 11 का डिविजिबल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर 8 ही ऐसी संख्या बची जिसका भाग इसके अंदर जाएगा, तो ये अपना स्वतः ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 21, और यहाँ बोल रहा है कि 10% के 2 क्रमिक छूटे, इनकी एकल छूट क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर अपन सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है, 10 + 10 - 10 × 10/100, ये सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है। 20 माइनस ये कितना हो जाएगा 1, तो कितना आ रहा है यहाँ पर 19% आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन को अपन सीधा वर्बली हल करते हैं, आपको पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं होती ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ बोल रहा है कि यदि 80 लीटर दूध के विलियन में 60% दूध है, तो विलियन में दूध को 80% बनाने के लिए कितना दूध मिलाना चाहिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसके पास टोटल 80 लीटर दूध है जिसमें 60% क्या है, दूध है। विलियन है, 80% का क्या है, दूध, और पानी का विलियन है जिसमें 60% क्या है, दूध है। तो 80 का 60% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48। ये तो क्या हो जाएगा, मिल्क। बाकी जो बचा ये क्या होगा, वाटर। वाटर कितना बचेगा यहाँ पर, 32 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है कि दूध को अपने को 80% बनाना है, इसके लिए कितना दूध और मिला है। तो दूध के अंदर चेंज हो रहा है, वाटर के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। तो दूध तो बाद में कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। जो वाटर है ये कितना होगा, 20% हो जाएगा बाद में। तो यहाँ पर जो 32 है ये किसकी वैल्यू होगी, ये 20% की वैल्यू होगी बाद में। ठीक है, तो अपने को 80% बनाना है, तो 80% कितना होगा यहाँ पर, इसका 4 गुना, तो इधर भी 4 गुना कर देंगे। तो 4 गुना कितना होगा यहाँ पर, ये 8 4 3 12, तो 128 होगा 4 गुना। तो इतना बनाने के लिए 48 में अपन कितना दूध मिलाएं, तो 128 में से अपन क्या करेंगे, 48 घटा देंगे, तो ये 0, 12 में से 4 गए 8, तो 80 लीटर दूध अपने को क्या होगा, मिलाना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे भी रखा है कि 80 लीटर दूध यहाँ पर मिलाना होगा। ठीक है, इस प्रकार आपको करके तुरंत आगे बढ़ जाना था। काफी अच्छा तरीका है। ये सब तरीके कैसे आएंगे, जब आप ट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हल करते हैं, तभी ऐसे क्वेश्चन का जो करने का तरीका है स्वतः ही अपने आप डेवलप हो जाता है। आपका माइंड इस प्रकार काम करने लग जाता है कि अपने को क्वेश्चन में क्या करना होता है। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, तभी आप क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से, काफ़ी अच्छे तरीके से हल कर पाएंगे। और मैं आपको जितना हो सके उतना अच्छा तरीके से क्वेश्चन को कराने की कोशिश करता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि जब भी इन फ्यूचर कोई एग्जाम हो तो आप ऐसे इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप उन क्वेश्चनों को तुरंत कुछ चंद सेकंडों में हल करके आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो यही मेरा मोटिव है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर बोल रहे कि इसको क्या करें, सरल करें। तो ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले इनको हल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 और प्लस का 3, और यहाँ पर 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे अपन, ये कितना हो रहा है 12, 12 2 14,
-14 में -6 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये दोनों मिलकर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 6 इंटू 14 और भाग में कितना है 21 है। तो भाग दिया है यहाँ पर ये 3 बार, ये 2 बार, ये 3 एकम 3, ये 2, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो यहाँ तक अपन इसको हल किया तो कितना आ रहा है 4, और इधर कितना है, ये एक्चुअली किसका होगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पर जो माइनस का चिन्ह है और यहाँ पर कितना है 3, तो इसका फाइनल आंसर कितना आएगा अपने पास -1 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ बोल रही कि 4x² प्लस y² बराबर 40 है, x y बराबर 6 है, तो 2x प्लस y का मान पूछ रहा है। तो अपन सीधा क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर निकाल लेंगे। इसका होल स्क्वायर क्या हो जाता है, ये हो जाता है अपने पास 4x² प्लस y², इसकी वैल्यू दे रखा है अपने पास, और 2xy 2 हो गया अपने पास। x कितना है यहाँ पर 2x है, तो यहाँ पर 2 ये हो जाएगा, और xy की वैल्यू कितनी यहाँ पर 6 है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, अपने पास 2xy का होल स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। तो अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसका लगा देंगे अपन अंडर रूट, तो 40 और ये कितना 24, 40 और 24 कितना होता है अपने पास 64 हो जाएगा। तो 64 का अंडर रूट कितना होगा यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा 8, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो ये अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ बोल रहा है कि एक समलंब की 2 समांतर भुजाओं की लंबाई के बीच का अंतर 12 सेंटीमीटर है। इन दोनों समांतर भुजाओं की लंबवत दूरी 60 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल 1380 सेंटीमीटर स्क्वायर है। प्रत्येक भुजा की लंबाई याद करें। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज है, ये हो गया अपने पास एक समलंब चतुर्भुज। इनकी जो भुजाएं हैं इनकी लंबाइयों का डिफरेंस दे रखा है। अगर इसको अपन x मान लेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, x - 12 हो जाएगी। ठीक है, और इनके जो बीच का डिफरेंस है या ऊंचाई है ये कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 60 दे रखा है। तो अपन जानते हैं कि इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो इनका योग कितना हो जाएगा 2x - 12 हो जाएगा, और इनटू h होता है, h कितना है यहाँ पर 60 दे रखा है, और इसका क्षेत्रफल कितना है 1380 दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो 1 0 से 1 0, ये 6 कम 6, 6 दूनी 12, 36 18, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 46 हो गया। 12 इधर 46 में जोड़ा तो ये कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो गया 58, x बराबर कितना आएगा यहाँ पर 29 आ जाएगा। तो x की वैल्यू तो यहाँ तो कितनी हो गई 29, तो 29 में 12 गया तो ये कितना आएगा अपने पास 17, और ये 29 आ रहा है। तो भुजाएं कौन कौन सी हो जाएगी 29 और 17 हो जाएगी, जो कि एक ही ऑप्शन में दे रखा है। तो ये अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रायिकता वाला क्वेश्चन है जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ बोल रहा है कि 3 छात्रों ABC द्वारा एक समस्या को हल करने की प्रायिकता क्रमशः 3/7, 5/9 और 1/5 है। समस्या को हल करने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो बेसिकली समस्या को हल करने की प्रायिकता बेसिकली क्या होती है कि 1 माइनस हल नहीं करने की प्रायिकता, यही होती है ना समस्या को हल करने की प्रायिकता। तो अपने को इसी फॉर्मूले पर फोकस करना है। तो अपने को यहाँ पर इसमें दे रखा है फ्रैक्शन में, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, जो प्रायिकता होती है A इंटरसेक्शन B और किसकी C की प्रायिकता, अपन इनको क्या मान लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा इंटरसेक्शन C। जब अपने पास 3 वेरिएंट दिए हुए होते हैं तो उनकी जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है, ABC का जो इंटरसेक्शन होता है ये अपने पास इनका अलग अलग इंडिविजुअली प्रायिकता के बराबर होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास P A की प्रायिकता इनटू P B की प्रायिकता इनटू P C की प्रायिकता। ये तो क्या हो गया अपने पास ABC की जो प्रायिकता है या इनको हल करने की जो प्रायिकता है ये हो गया अपने पास। इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं। इसी प्रकार ABC को हल नहीं करने की प्रायिकता क्या हो सकती है, तो अपने पास नहीं करने को अपन A बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास ABC को हल नहीं करने की प्रायिकता। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको भी अलग अलग अपन लिख लेंगे। तो पहले तो अपन क्या करें, A को नहीं हल करने की प्रायिकता इनटू B को नहीं हल करने की प्रायिकता हो जाएगी इनटू जो C है इसको नहीं हल करने की प्रायिकता हो जाएगी।
ठीक है। तो बेसिकली अपने को क्या करना है, यहाँ पर जो एबीसी को हल करने की प्रायिकता निकालना है। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब एबीसी को जो हल करने की जो प्रायिकता है वो क्या होती है, 1 माइनस एबीसी को हल नहीं करने की प्रायिकता। यही तो होता है ना, कोई किसी की भी प्रायिकता निकालते हैं तो 1 में से घटा देते हैं तो नई की प्रायिकता आती है। तो नई की प्रायिकता क्या है यहाँ पर, ये है। तो पी ये हो जाएगी अपने पास एबीसी की प्रायिकता, ठीक है, जिसको अपन इस प्रकार लिख लेंगे। तो पी एबीसी को हल नहीं करने की प्रायिकता होगी ये, ठीक है। नई को अपन बार से डिनोट करते हैं। तो अपने को बेसिकली इसका निकालना है और इसको अपन किससे डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं। तो अपने को यहाँ पर क्या निकालना है, ये इनके हल करने की प्रायिकता दे रखा है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इनके नहीं हल करने की प्रायिकता निकालेंगे। तो हल करने की ये दे रखा है, तो हल नहीं करने की प्रायिकता इसकी तो क्या हो जाएगी, ए की। तो 1 माइनस घटाया, तो इसमें से 1 घटाया तो 1 माइनस 3/7, तो 7 में से 3 गया तो 4/7 हो जाएगी। तो ए के जो हल नहीं करने की प्रायिकता है ये कितनी हो जाएगी, 4/7 हो जाएगी। इसी प्रकार बी के जो हल नहीं करने की प्रायिकता है ये कितनी हो जाएगी, 9 में से 5 गया तो 4/9 हो जाएगी ये, ठीक है। इसी प्रकार जो सी है इसके हल नहीं करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 1/5, 5 में से 1 गया तो 4/5 हो जाएगी ये, ठीक है। अब ये सारे मान अपन यहाँ रख देंगे। तो 1 माइनस इसको तो अपन ये लिख सकते हैं और ये इसका अपन मान यहाँ से रख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 4/7 इंटू 4/9 इंटू ये हो जाएगा 4/5। अब इसको हल करेंगे अपन, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है ये यार, अपने पास 315 आ रहा है। तो 315 को अपन क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे तो आ रहा है 315 और इसको 64 आ रहा है। तो 315 में से ऊपर 64 घटा देंगे तो अपने पास कितना बचेगा, 251 बचेगा, सीधा ही, ठीक है। सीधा अपन ने इसको हल कर लिया। तो इसकी जो प्रायिकता आएगी अपने पास फाइनल, ये कितनी आएगी, 251/315 आएगी, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था और ये इसका बेसिक तरीका है, ठीक है। इसी प्रकार आपको करना था। आपको एग्जाम में इस प्रकार कोई लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा इनका ये निकालना था और 1 माइनस इनका मल्टीपल कर देना था, बस इतना सा करना था आपको एग्जाम में, सिर्फ इतना सा, ठीक है, जिसमें आपका ये क्वेश्चन हल हो जाता। पर आपको ये सारी चीजें पता होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ बोल रहा है कि एक पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक की भुजा 8 सेंटीमीटर है। इसके त्रियक कोण की स्लाइंट एज कितना है, यहाँ पर 24 सेंटीमीटर है। पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो ये पिरामिड है इसका जो आधार है एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास एक पिरामिड बना रहे हैं अपन, ये क्या हो गया, अपने पास एक पिरामिड हो गया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो अपने पास क्या दे रखा है, एक तो यहाँ पर इसकी जो प्रत्येक भुजा ये कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है ये हो गया अपने पास इसकी मेन ऊंचाई, और इसकी जो एज है स्लेंट एज, ये वाली भुजा अपने को दे रखा है, ये कितनी है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहां से अपन क्या करेंगे, ये तो है, और यहां से अपन इसकी जो स्लाइंट हाइट होती है ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अपने पास इसकी स्लाइंट हाइट, ठीक है। तो स्लाइंट हाइट अपन कैसे निकालेंगे, ये अपने पास 24 दे रखा है, तो और ये अपने पास पूरी 8 है और इसके मध्य में काटेगी तो अपने पास ये क्या आएगी, स्लेंट हाइट आएगी। तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है, एक्चुअली मध्य में काट रहा है, ठीक है। तो मध्य में काट रहा है तो ये क्या बनेगा, एक्चुअली ये राइट एंगल ट्राइंगल में जाएगा। तो ये क्या होगा, 24 का स्क्वायर में से अपन क्या करेंगे, ये इसको 2 भागों में बांट देगा, तो ये 4 हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 भुजा हो जाएगी। तो 24 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर घटा देंगे अपन, तो अपने पास इसकी जो स्लेंट हाइट है वो आ जाएगी निकल के, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, -4 का स्क्वायर, और इसका क्या करेंगे, अंडररूट करेंगे, तभी तो अपने पास क्या आएगा, इसकी स्लेंट हाइट आएगी। तो 24 का स्क्वायर 576 -16, तो ये कितना आ रहा है, 560 आ रहा है इसका अंडररूट। तो इसका अंडररूट हटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, तो 8
और 2 16 16 का 4 बार आ जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर 5 और 7 35, तो यहाँ पर बच जाएगा 35, तो 4 रूट 35। इसकी क्या है अपने पास स्लैंट हाइट। ठीक है, अब अपने पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2। ठीक है, बेस का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, बेस का पेरीमीटर यहाँ पर 24 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 24 इंटू स्लैंट हाइट कितनी है अपने पास 4 रूट 35 आ गई। ठीक है, और प्लस बेस का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज है तो रूट 3/4 ए स्क्वायर, ए कितना है यहाँ पर 8 है तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 12 चौक 48, तो ये 48 रूट 35 प्लस 4 का भाग दिया तो ये कितना होगा 16, तो यहाँ पर बचेगा कितना 16 रूट 3 बचेगा। तो इसका जो फाइनल इसका जो टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये कितना आ रहा है 48 रूट 35 प्लस 16 रूट 3 आ रहा है ये। ठीक है, ये कितना है 3 है, जो कि यहाँ पर कहाँ दे रखा है ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है ये 16 रूट 3 प्लस 48 रूट 35। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था। आपको यहाँ पर स्लैंट एज दे रखा है तो स्लैंट हाइट निकालनी थी ये वाली। ठीक है, तो अगर हाइट आपके पास आ जाती है तो बस आपको क्या निकालना है, सीधा फॉर्मूला के अंदर मान रखना है, जिससे आप इस क्वेश्चन को तुरंत हल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 28, और यहाँ बोल रहा है कि जो ये सिक्के हैं 25 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के, 2 रुपए के और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, और इनकी जो कुल राशि है 285 रुपए है। 25 पैसे के 5 सिक्के और 25 पैसे और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या के बीच का अंतर पूछ रही है। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपए और 5 रुपए, इनका जो रेशियो है कितना है 5:4:3:1 दे रखा। ठीक है, तो अपन रुपए में बदल लेंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा अपने पास 1.25 रुपये हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 2 रुपये हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 6 रुपये हो जाएगा, और ये कितना होगा 5 रुपये हो जाएगा। टोटल कितने रुपए हो गए 5 × 11 13 और 1 14, 14.25 आ गई है। ठीक है, 14.25 की वैल्यू अपने पास कितना दे रखा है 285 दे रखा है, तो 285 दे रखा है, तो ये किससे है पॉइंट हटाया 2 0 इधर लगा दिया, 5 से कट रही है, तो ये एक बार और ये कितनी बार 5 बार कट रहा है सीधा सीधा, 5 × 5 और ये कितनी बार 20 बार, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 20 आ गई। तो 20 को अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 रुपये आ जाएंगे, और 20 को अपन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 रुपये आ जाएंगे। तो 25 रुपये के अंदर 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो 25 रुपये के अंदर 25 पैसे के 1 रुपये के अंदर 4 होता है, तो 25 के अंदर कितने हो जाएंगे 100 सिक्के हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार 100 रुपये के अंदर 5 रुपये के कितने सिक्के होंगे, 5 का भाग लगा देंगे तो कितना आएगा 20 सिक्के आएंगे, तो ये हो जाएगा 20 सिक्के। इनका डिफरेंस ही निकालना था अपने को, डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पर 80 आ रहा है, तो ये अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। 80 इनका क्या होगा डिफरेंस होगा सिक्कों का, ये अपने से पूछ रहा था, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था। आई समझ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये चक्रवर्ती ब्याज वाला क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ बोल रही कि यदि 6500 की राशि एक अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए उधार ली जा रही है, तो मिश्रधन ज्ञात करें यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अर्धवार्षिक रूप से पूछ रही है, तो अर्धवार्षिक जब हो जाता है तो दर क्या हो जाएगी यहाँ पर आधी हो जाएगी, दर हो जाएगी 5%, टाइम कितना हो जाएगा दुगना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, जब अपन ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन एक्चुअली काफी दूर दूर है, तो इसको अपन अप्रोक्सीमेशन मेथड से भी हल कर सकते हैं। तो 4 ईयर का अपन क्या करेंगे, इसकी जो 4 ईयर की जो लगभग कितनी आएगी, जो परसेंटेज हो जाएगी 4 ईयर का लगभग जो दर आएगी इसकी, ये 21 से थोड़ी सी ज्यादा आएगी, तो अपन मान लेते हैं लगभग इसकी 21% है ना, तो अपने को यहाँ पर मिश्रधन पूछ रहा है, तो इसका अपन क्या निकालेंगे 121% निकाल लेंगे लगभग। ठीक है, किसका 65,000 का,
तो 65,000 का 121% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 और 12 पंजे 60, ठीक है। और यहाँ पर 6 और 12 6 72, ठीक है। तो ये 5, ये 6, ये 8 और ये 7, तो ये लगभग कितना आ रहा है, 78.65 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 21 से थोड़ी सी ज़्यादा है। यहाँ पर इनका जो 21 से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, जो इसकी दर होगी वो 4 ईयर की क्या होगी, 21 से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो इसलिए यहाँ पर इसका जो करेक्ट मान होगा, इसके जस्ट नज़दीक कौन सा आ रहा है, इसके नज़दीक यही तो एक ऑप्शन है जो कि 7865 के जस्ट नज़दीक है। तो यही क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाना होता है। जब आपके पास 4 साल का कोई ब्याज पूछे, वो भी चक्रवृद्धि, तो उसके अंदर आप अप्रोक्सीमेशन से ही आप क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हो, वरना आपको काफी टाइम लग जाएगा इसे क्वेश्चन को करने में, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ बोल रहा है कि कोस 120 का सटीक मान कितना होगा, ठीक है। सेकंड चतुर्थांश के अंदर कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इसका मान डेफिनेटली नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव यहाँ पर एक ही ऑप्शन के अंदर दे रखा है, तो सीधा अपने को इस पर टिक मार के तुरंत आगे बढ़ जाना था और कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। सारे ऑप्शन पॉजिटिव हैं तो और कोस नेगेटिव दे रखा है, तो यही अपना राइट आंसर होगा। तो ये हो गए आज के अपने 30 क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे राइट कॉर्नर पर रेड बटन है, उसको दबा दीजिएगा। उसमें कुछ कोई भी पैसे नहीं लगते, बस आपको दबा देना है, जिससे हमें मोटिवेशन मिल जाए, ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएं और उन क्वेश्चनों को आसानी से करने का हम आपको तरीका बताएं, ताकि आने वाले जो भी एग्जाम हो, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और एसएससी मल्टीपल टाइम रिपीट करती है क्वेश्चनों का, तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स के अंदर आएंगे, और जब आएंगे तो आप उन क्वेश्चनों को चंद सेकंडों में हल करके तुरंत आगे बढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइज, थैंक यू।